SQL लैंग्वेज जो है, जब वो उसमें कोई भी क्वेरी आप राइट करते हो और वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तो वो क्वेरी पहले आपकी SQL में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जो SQL का कंपाइलर होता है, जब भी आप क्वेरी लिखोगे इट विल टेक दैट, फिर उसको जैसे आप टोकनाइज करते हो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्वेरी आपकी ब्रेक होती है टोकन्स में, उसके बाद में आपके पास वो क्वेरी रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाती है। मींस जो सिंटैक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक इंटरमीडिएट सिंटैक्स आ गया जिसमें आपकी क्वेरी कन्वर्ट होएगी, ठीक है। और इस क्वेरी के बाद में इस क्वेरी को अंडरस्टैंड करके इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है आपका जो कंपाइलर होता है, SQL कंपाइलर। So that's why we say this is a part of pure language जो किसी और लैंग्वेज का बेस फॉर्म करती है। फाइन। सो इन दैट वी हैव डिस्कस सम स्कीमास, आपने कुछ टेबल्स लिए थे जिसपे उनमें कुछ वैल्यूज थी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर आपको कुछ स्कीमा में कोई डाउट होता है, स्कीमा में क्या होता है, हम जो कॉलम के नेम्स होते हैं वो रैंडमली लिए हुए हैं कई बार के आपने डमी वैल्यूज ले लिया और उन कॉलम में जो वैल्यूज आपने इंसर्ट करी हैं वो डमी वैल्यूज ले ली हैं, ठीक है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने उसमें कौन सी वैल्यूज गिवन है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, दे वर जस्ट डमी वैल्यूज जो हम कंसीडर कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। सो आफ्टर दैट आई टोल्ड यू कि आपका इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरीज के ऊपर। इन योर गूगल क्लासरूम यू कैन चेक, आई हैव अपलोडेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिकली योर DBMS सब्जेक्ट इज कमिंग इन द your syllabus for the first time, earlier it was RDBMS 1 and RDBMS 2, तो उस केस में मैंने RDBMS 1 और RDBMS 2 के जो पुराने पेपर्स थे, क्योंकि DBMS के पुराने पेपर्स नहीं है, बट RDBMS एंड RDBMS 1 एंड 2 के ओल्ड पेपर्स आर देयर, तो उनके क्वेश्चंस को रेफर करके मैंने एक क्वेश्चन बैंक बना के आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया हुआ है, सो यू कैन रेफर के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एट द सेम टाइम आई विल बी कीप ऑन एडिंग यूनिट वाइज क्वेश्चंस आल्सो, कि इस अगर जो टॉपिक हमने मॉड्यूल कवर किया है इसमें से किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पहले पेपर्स में आ चुके हैं या नेक्स्ट आने वाले हैं। फाइन। सो हियर वी आर सेइंग आई हैव शेयर्ड हैंड रिटन नोट्स आल्सो, यू कैन चेक ऑन द गूगल क्लासरूम, उसमें आपकी पीपीटीज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। उसमें आपकी वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। एट द सेम टाइम जो हैंड रिटन नोट्स हैं विद एक्सप्लेनेशन, जैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, दैट इज आल्सो अवेलेबल इन गूगल क्लासरूम। तो सारा मटेरियल जो है वो आपका वहां पे अपलोड कर देते हो, यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। At the same time, e-books are there. You can refer to those books also. Still, you are having any type of doubt, then you can ask me anytime. Fine. So let us start with the next query. Here it says, if find the names of all customers who have a loan at Paris branch. Now, firstly, we will check what do we need to retrieve. We need to check what are the customer names. हमें customer names display करवाने हैं. We got from here. Then it is saying all customers आए हमारे पास who have a loan. Means जिनका कोई लोन है. It means वो हमें values borrower and loan table से आएंगी. We need not a depositor or account table in this case. We will be getting the values from loan and borrower table because here we are talking about loan. एंड देन इट इज सेट के पेरिस ब्रांच है यहाँ पे। अब इस क्वेरी के लिए दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन सेज इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करी है, ठीक है। तो दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए फर्स्टली व्हाट वी नीड टू डू, वी विल परफॉर्म अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज बिटवीन बोरोवर एंड लोन। तो दोनों टेबल्स में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा दी। अब आई टोल्ड यू कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज करते हो तो उस केस में बहुत सी वैल्यूज आ जाती है जो हमें नहीं भी रिक्वायर्ड होती, मींस मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जैसे वर्क करता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा डाटा आ जाता है। तो उस केस में जो मैचिंग वैल्यूज नहीं भी होती आपको वो भी आ जाती हैं। तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपको एक एडिशनल कंडीशन लगानी पड़ेगी, दिस कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, इट सेज वेयर बोरोवर डॉट लोन नंबर, मींस बोरोवर टेबल में जो लोन नंबर की वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है लोन टेबल के लोन नंबर के साथ, ठीक है। तो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी कि दोनों टेबल्स में से जो भी एक कंबाइन होकर कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्टेंट टेबल आया उसमें से हम वो वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे। यहाँ पे दोनों टेबल्स में लोन नंबर के कॉलम की वैल्यू सेम होगी। उसके बाद जो डाटा आया उस पर हमने कंडीशन अप्लाई कर दी कि यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेरिज है उन रोज पे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेरिज था, उस पर हमने
सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, इसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, ठीक है। सो हियर वी से दिस इज द मेथड, आपने उसको रिवर्स कर दिया। इस केस में आप क्या कर रहे हो, आपने इट इज सेइंग के पाई कस्टमर नेम रिट्रीव कर लिया, कस्टमर नेम रिट्रीव कर रहे हो, कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हो, वेयर लोन डॉट लोन नंबर इक्वल टू बोरोवर डॉट लोन नंबर, ये कंडीशन आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी। एंड ब्रांच नेम इक्वल टू पैरेडिस, यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेडिस है, वो आपने लोन से रिट्रीव कर ली। जो आपने यहाँ से रिट्रीव किया उसकी आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी बोरोवर के साथ। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेरीज, इन दो क्वेरीज में क्या डिफरेंस है, ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस। बोथ क्वेरीज आर करेक्ट, हमें रिजल्ट करेक्ट आएगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आपके पास। Read the query carefully and tell me whatever is coming to your mind. Your answer may be right, your answer may be wrong, it doesn't matter. Just try to understand what is happening in these two queries and let me know. हाँ जी, no one? दोनों सेम है, सेम आएगा। हाँ बेटा, दोनों वाले सेम में है। हम ब्रांच को हाँ जी, कॉल, दूसरे वाले में हम देखो जबकि दूसरे वाले में हम लोन कॉलम के अंदर ब्रांच को कॉल कर रहे हैं। दोनों की जो आउटपुट है वो सेम आएगी, क्योंकि दोनों में यही चीज हो रही है कि कस्टमर के नेम हम रिट्रीव कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेडिस है और जो लोन हो जिनका लोन है, ठीक है, दोनों में सेम चीज हो रही है, दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, या इसमें तो कोई मीन आउटपुट सेम आएगी। बट द डिफरेंस क्या है, नाउ वी आर सेइंग कि जो आपकी रिलेशनल अलजेब्रा है दिस इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो अगर प्रोसीजर लैंग्वेज, तो जो प्रोसीजर आप डिफाइन करोगे उसी प्रोसीजर में आपका जो आपकी क्वेरी होएगी वो एग्जीक्यूट होएगी। तो इस केस में, फर्स्ट केस में सिंपली क्या हो रहा है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म हुई, ठीक है, तो आपको एक टेबल आ गया जिसमें बहुत सी वैल्यूज थी, उस टेबल में से उसने रिट्रीव किया कि यहाँ पे लोन नंबर इक्वल था, फिर जो डेटा आया लोन नंबर इक्वल वाला उस पर कंडीशन लगी कि यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेडिस थी। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर आप देखो तो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आपने एक पहले कंडीशन लगा दी कि लोन में से वो रिकॉर्ड आ जाए, यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेडिस है। तो अगर कोई सपोज करो कहीं पे ब्रांच नेम होता डाउनटाउन, ठीक है, रेड हिल्स, वट एवर कोई और होता, पैरेडिस ना होता, तो उस केस में क्या होगा, वो रोज पहले ही डिस्कार्ड हो गई, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, लोन टेबल से सिर्फ वही वैल्यूज रिट्रीव हुई हैं जहां पे ब्रांच नेम पैरेडिस था। तो जो वैल्यूज आपको रिट्रीव मींस अगर 1000 रोज थी तो मे बी सिर्फ 100 रोज में पैरेडिस ब्रांच नेम हो, तो 100 रोज आई, सिर्फ उन 100 रोज की कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म हुई बोरोवर के साथ। तो इट मींस जो यहाँ पे आउटपुट आ रही थी वो नंबर ऑफ टपल्स ज्यादा थे, बट इन दिस केस नंबर ऑफ टपल्स थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो इन पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लगे, फिर कंपैरिजन हुआ और फिर आपको आउटपुट आई। दिस इज द ओनली डिफरेंस कि दोनों का वे ऑफ एग्जीक्यूशन सेम है, बट एट द एंड जो आपको आउटपुट आएगी वो आउटपुट आपको सेम आएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट सेम होएगा, बट डिफरेंस आपका सिर्फ इसमें है कि जो क्वेरी का एग्जीक्यूशन फ्लो है दैट इज डिफरेंट। तो क्वेरी की कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, जो फर्स्ट क्वेरी है इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, इस क्वेरी की कॉस्ट लेस होगी, क्योंकि वहां इस क्वेरी में हमने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाई है। दिस इज द ओनली difference between these two queries, but the output, the result will be same in both the cases. Now suppose here we are writing a query, it says find the largest account balance, ठीक है। लार्जेस्ट अकाउंट बैलेंस अगर आपने रिट्रीव करना है तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे, we say firstly find those balances that are not the largest, means जो लार्जेस्ट नहीं है पहले आप उनको फाइंड कर लो। फिर उसके बाद उसने क्या कर दिया, ये आ गया आपका रीनेम ऑपरेशन, जो आपको आई टोल्ड यू कि रीनेम ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। तो रीनेम से क्या होता है कि आप जो सब क्वेरी है, ठीक है, उस क्वेरी को कोई आपने नेम डिफाइन कर दिया फॉर रेफरेंस। तो इस केस में ये इट सेज कि जो आप मेथोडोलॉजी यूज करोगे लार्जेस्ट अकाउंट बैलेंस को फाइंड करने के लिए,
सो फर्स्टली वी विल डू फाइंड दोज बैलेंसेस दैट आर नॉट द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट नहीं है उनको फाइंड कर लो। फिर उसके बाद क्या करो, रीनेम कर दो अकाउंट रिलेशन को एज डी, सो दैट वी कैन कंपेयर ईच अकाउंट बैलेंस विद अदर्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस को कंपैरिजन करना पड़ेगा। आपने जो भी बैलेंस रिट्रीव किया आप उसको दूसरे बैलेंस से कंपेयर करवा के देखोगे कि क्या आपकी जो वैल्यू है वो सेम है या डिफरेंट आ रही है। सो यू नीड टू डू दिस थिंग। आफ्टर दैट यूज द सेट डिफरेंस टू फाइंड those account balances that were not found in the earlier step। तो इस केस में जो आपको बैलेंसेस यहाँ पे नहीं मिली है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड। someone has unmuted, please mute। so it says कि use the set difference operation to find those account balances that are not found in the earlier step। so the query is like this। first it says कि find the balances that are not largest, और उनको आप क्या करो, अकाउंट को रीनेम कर दो। तो उसने क्या किया, अकाउंट को अकाउंट पे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने परफॉर्म करी अकाउंट के साथ ही, क्योंकि अब देखो अगर मुझे अकाउंट बैलेंसेस रिट्रीव करने हैं, सपोज मेरे पास एक टेबल है उसमें है अकाउंट बैलेंस नाम का कोई कॉलम, अकाउंट टेबल है उसमें बैलेंस नाम का एक कॉलम है। तो अगर मुझे उनमें से लार्जेस्ट बैलेंस रिट्रीव करना होगा तो ऑब्वियसली कंपैरिजन करवा के देखोगे ना, फर्स्ट नीडेड टू बी कंपेयर्ड विद सेकंड, फिर फर्स्ट का कंपैरिजन थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट का कंपैरिजन फोर्थ के साथ एंड सो ऑन। सिमिलरली सेकंड का कंपैरिजन थर्ड के साथ, सेकंड का कंपैरिजन फोर्थ के साथ, सो ऑन। तो आपका ये कंपैरिजन चलता रहेगा जब तक आपको लार्जेस्ट वन नहीं मिल जाता। तो इट मींस आप क्या कर रहे हो, रिकर्सिवली कॉल कर रहे हो हर एक रिकॉर्ड को। आप क्या कर रहे हो, यू आर कॉलिंग दैट रिकॉर्ड इन रिकर्जन, रिकर्सिवली, उसी को दोबारा दोबारा से। ऑब्वियसली तो दूसरा टेबल इसमें कोई नहीं यूज हो रहा, सिंगल टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो उसी टेबल का होगा। इट मींस अकाउंट विल बी रिलेटेड विद अकाउंट्स ओनली। सो दैट्स व्हाई इसमें क्या कर दिया उसने, कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर दिया अकाउंट का अकाउंट के साथ। अब सबसे पहले उसने क्या किया कि जो अकाउंट रिलेशन है इसमें से सारा डाटा पिक किया, उसको रीनेम कर दिया डी एक्सप्रेशन के साथ। मींस अकाउंट टेबल का जितना भी डाटा था वो अब हमारे पास एक डी नाम के आइडेंटिफायर में है, वो सारा डाटा। उसको उसने क्या कर दिया, दोबारा से रिकर्सिवली अकाउंट रिलेशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म कर दी। मींस अगर आप एक टेबल का उसी के साथ ज्वाइन, उसी से रिलेशन, क्योंकि अगर आपने कंपैरिजन करवाना है रोज का, सपोज आपके पास एक मार्क्स नाम का कॉलम है, ठीक है, उसमें सपोज आपके किसी भी सेमेस्टर की परसेंटेज है और मैं देखना चाहती हूँ कि सेमेस्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए, हाईएस्ट मार्क्स किसके आए, तो क्या मुझे दूसरे टेबल की जरूरत पड़ेगी या सेम टेबल से ही मिल जाएगा? हाँ जी बताओ। एक टेबल है उसमें आपके मार्क्स के कॉलम है, ठीक है, उसमें सारा डाटा है, मुझे चेक करना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। अगर तो मेरे सामने शीट खुली हुई है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मुझे दिख जाएगा मैनुअली। तो आप जब मैनुअली इसको देख रहे हो तो उस केस में यू आर चेकिंग कि आप चेक कर सकते हो कि किसके हाईएस्ट है, पर उस केस में आप कर क्या रहे हो, ऑब्वियसली कंपैरिजन कर रहे हो ना एक वैल्यू का। सपोज आपने फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स देखे 80% थे, फिर आप देखोगे 80% किसी और के नहीं थे, ठीक है, फिर आप चेक करते जा रहे हो, कंपैरिजन करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, फिर आपको नेक्स्ट जाके मिल गया किसी के 82% है, फिर आपने वो 80% डिस्कार्ड कर दिया, 82% पिक कर लिया, फिर आपने उसी 82% का कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया, फर्दर पूरे डाटा को ट्रेवर्स करना कि किसी के 82% से ज्यादा तो नहीं है। सपोज आपको मिल गया 90% पे कोई, तो फिर आपने 90% को पिक कर लिया। आप कर क्या रही हो, कंपैरिजन कर रही हो उसी टेबल का उसी टेबल के साथ, जो डाटा है वो उसी कॉलम में है, बट आप वहीं पे बार बार कंपैरिजन करी जा रहे हो अगेन एंड अगेन। इट मींस रिकर्सिव कंपैरिजन हो रहा है। तो इस केस में क्वेरी कैसे वर्क करेगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट अकाउंट की अकाउंट के साथ ही होगी। तो सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, अकाउंट टेबल में से उसने डाटा को रिट्रीव करके एक रीनेम कर दिया, उसको डी नाम के रिलेशन में वैल्यूज को पिक कर लिया, फिर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट अकाउंट का अकाउंट के साथ हो गया। देन आफ्टर दैट क्या करेगा, जब ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल गया, इट विल चेक कि जो अकाउंट का बैलेंस था वो लेस देन डी डॉट बैलेंस है जब तक, ठीक है, बट इट सेइंग
कि वेयर अकाउंट डॉट बैलेंस इज लेस देन डी डॉट बैलेंस। व्हाट वाज डी डॉट बैलेंस? डी डॉट बैलेंस का भी यही मीनिंग है कि अकाउंट डॉट बैलेंस, बट हमने डी डॉट बैलेंस क्यों यूज कर लिया? कि इजी हो जाए रेफरेंस के लिए। ठीक है, आपके पास अगर आपने नहीं रीनेम करना मत करो, तो आप सिंपली लिखो अकाउंट कार्टेशियन प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अकाउंट डॉट बैलेंस लेस देन अकाउंट डॉट बैलेंस। ठीक है, आप ये चीज कर सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन क्या होती है कि आप उसको रीनेम कर लो सो दैट इट गेट्स इजी टू रेफर। तो उस केस में आपने क्या कर लिया कि अकाउंट डॉट बैलेंस लेस देन डी डॉट बैलेंस। अब जब तक ये आपको आ जाएगा, उसके बाद में उसने क्या कर दिया, आपने जो नहीं लार्जेस्ट थे वो वैल्यू पिक कर ली, बिकॉज वी सेड कि फाइंड दोस बैलेंसेस दैट आर नॉट लार्जेस्ट। तो आपको नॉट लार्जेस्ट वाले मिले। ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई आपके पास, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग लेस देन। तो उस केस में आपने क्या कर दिया, उसमें से रिट्रीव कर लिया अकाउंट डॉट बैलेंस। तो आपका यहाँ तक आपको क्या मिल गया? अगर आप इस पार्ट को अभी के लिए इग्नोर कर दो, सिर्फ इतना देखो, पाई अकाउंट डॉट बैलेंस वेयर अकाउंट डॉट बैलेंस लेस देन डी डॉट बैलेंस अकाउंट कार्टेशियन प्रोडक्ट रो डी अकाउंट। तो यहाँ तक आपको मिला जो लेस, सबसे लीस्ट बैलेंस, आई मीन जो लार्जेस्ट नहीं थे, उनको आप माइनस, उनमें उनको आप माइनस कर दोगे किसमें से? बाकी के बैलेंस में से। तो आपको कौन सा बैलेंस मिल जाएगा? लार्जेस्ट बैलेंस। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि आई हैव सीन दिस क्वेरी 3 to 4 टाइम्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स जनरली, अब ये क्वेरी आपको क्वेरीज 4 to 5 क्वेरीज होती हैं 10 मार्क्स की, तो इट मीन्स हर एक क्वेरी की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स हो जाती है। तो ये एक इस टाइप की क्वेरी होती है। आई हैव सीन दिस क्वेरी मेनी टाइम्स के फाइंड द लार्जेस्ट अकाउंट बैलेंस, जहां हाईएस्ट मार्क्स, लाइकवाइज जहां आपको आ सकता है कि फाइंड द नेम ऑफ द कस्टमर हु हैज लार्जेस्ट बैलेंस। तो आप क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक पाई लगाते और वहां पे लिख देते कस्टमर नेम जिस टेबल से रिट्रीव करना है, और यहाँ पे एक ज्वाइन आपका एक्स्ट्रा आ जाता। बट इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं आती, इस लेवल तक की ही क्वेरी आपको आती है, but it comes many times. Still, if any student is having any doubt, then ask me. Please understand this query. If any doubt, then ask me. Otherwise, we will proceed further. Any doubt? मैम एक बार थोड़ा सा repeat कर दो। Okay. कहाँ पे कंफ्यूजन है आपको इसमें? मैम ये वाला टॉपिक, ये अकाउंट बैलेंस वाला, यही रिपीट कर दो दोबारा। अरे बेटा नहीं, इस क्वेरी में कौन से पार्ट पे कंफ्यूजन है? ये जो अभी आपने मैम एग्जांपल बताई थी ना, जिसमें अकाउंट में कि टेबल बना होगा और उसमें लार्जेस्ट नंबर हमने कंपैरिजन करने हैं। चलो हेलो। इसमें ना, हाँ जी, इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ओके वेट जस्ट अ मिनट, अभी आप हम अकाउंट्स को छोड़ देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वेट, सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ मैं। आई एम यू, लेट मी ओपन नोटपैड फॉर दिस। नाउ सपोज मेरे पास एक टेबल होता, ठीक है, इसमें एक मार्क्स नाम की वैल्यूज हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के मार्क्स हैं 80%, सेकंड के हैं 67%, थर्ड के हो गए 82%, फोर्थ के 67, 91, 56, 89। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास ये मार्क्स हैं। तो उस केस में अगर मुझे ये फाइंड करना हो कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, कैसे फाइंड करोगे? व्हाट विल बी द लॉजिक? अब आप मुझे सिंपल सा आंसर दे दोगे 91, क्योंकि हार्डली मेरे पास 6 to 7 रोज है। आपको दिख रहा है कि 91 से ज्यादा कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1000 रोज इंसर्ट कर दूं तो क्या करोगे? मैम किसी एक को पिक करेंगे और कंपैरिजन करते जाएंगे। हाँ, कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन कैसे कर रहे हो? ग्रेटर देन और स्मॉल स्मॉल। ठीक है, अब बट कर कैसे रहे हो? इसी टेबल का इसी के साथ कर रहे हो ना। अगर ये मेरे यस पास मैम। मार्क्स कॉलम है, सपोज करो दिस मार्क्स कॉलम इज एग्जिस्टिंग इन स्टूडेंट टेबल, फाइन। तो स्टूडेंट टेबल के मार्क्स कॉलम का इसी के साथ बार बार कंपैरिजन करी जा रही हो, मींस स्टूडेंट टेबल का ही कंपैरिजन स्टूडेंट के साथ कर रही हो। यही चीज हो रही है, कोई और टेबल तो नहीं ना मैं यूज कर रही। रिकर्सिव कॉल्स हो रही है ना। इज इट क्लियर बच्चे जो मैं बोल रही हूँ कि रिकर्सिवली कर रहे हो ना इसको? इसका यस मैम। कंपैरिजन इसी के साथ कर रही हो। अगर मैं यहाँ से 80 पिक कर रही हूँ
तो मैं 80 का कंपैरिजन इसी मार्क्स कॉलम के साथ करूंगी। अगर मैं 91 में पिक कर रही हूँ तो इसी के साथ कंपैरिजन करूंगी, यही चीज कर रही हूँ। तो इट मींस मेरे पास जो कंपैरिजन हो रहा है वो इस टाइप से हो रहा है, स्टूडेंट इनटू स्टूडेंट, यही चीज हो रही है। हाँ जी, इज इट क्लियर? यही चीज हो रही है, रिकर्सिवली कॉल स्टूडेंट की कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट के साथ, इसी का इसी के साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो ऑब्वियसली अब मेरे पास क्या हो रहा है, स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो इसमें सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या कर देती हूँ, सपोज करो मैंने स्टूडेंट टेबल में से मार्क्स कॉलम पिक किया, क्योंकि मुझे किस पे कंपैरिजन करवाना है, मार्क्स पे। तो जो इतना पोर्शन था इसको मैंने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। मैंने रीनेम कर दिया एज सपोज वट एवर नेम आई एम यूजिंग N1। ठीक है, इस पार्ट को भी मैं छोड़ रही हूँ। मैंने क्या किया, स्टूडेंट में से रिट्रीव किए मार्क्स, और जो मैंने ये मार्क्स रिट्रीव किए इसको मैंने रीनेम कर दिया N1 के साथ। फाइन। तो अब जो मेरे पास जितने भी मार्क्स मैंने यहाँ पे पिक किए हैं ये N1 में है। तो कैन आई राइट दिस थिंग? हाँ जी, कैन आई राइट दिस थिंग? इज इट ट्रू नाउ? यस हाँ, मैम। दिस इज ट्रू। वाई सो? क्योंकि मैंने स्टूडेंट में से मार्क्स पिक किए और उनको मैंने एक न्यू नेम डिफाइन कर दिया कि N1 में आ गया वो मेरा सारा डाटा। तो रादर देन राइटिंग स्टूडेंट इनटू स्टूडेंट, मैंने क्या कर दिया कि N1 को स्टूडेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी, क्योंकि N1 में मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स ही हैं। तो इस केस में अब कर क्या रहे हैं हम, उस केस में अब क्योंकि जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है, रिलेशनल अलजेब्रा में अगर मुझे ये चीज लिखनी होती है तो उसका सिंटैक्स ही ये होता है, दिस थिंग। तो उसका सिंटैक्स ही ये होता है कि आपको इस वे से लिखना पड़ता है, दैट इज अकाउंट कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको यहीं पे रीनेम करके यहाँ पे उसका लिखना पड़ेगा अकाउंट का। तो इस केस में अगर मैं इस चीज को लिखूंगी तो मैंने इस वे से आई हैव रिटन लाइक दिस ओवर हेयर। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशनल अलजेब्रा का सिंटैक्स था। मैंने जो ये चीज यहाँ पे लिखी है, जस्ट अ मिनट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वट एवर आई हैव रिटन ओवर हेयर, मैंने इसी चीज को रिलेशनल अलजेब्रा के सिंटैक्स में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट व्हाट आई हैव डन टिल दिस पॉइंट। फाइन। इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास डेटा था इसमें से इस पे मैंने स्ट्रेटेजी क्या लगाई कि मेरे पास इजी हो जाए रेफरेंस के लिए। तो व्हाट आई डिड, मैंने ये देखा कि जो लार्जेस्ट नहीं है उसको पिक कर लो, स्मॉलेस्ट वाले सारे पिक कर लो। उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन होगी, सपोज मैंने कंसीडर किया कि 80। ठीक है, मैंने कोई भी एक पाइवट एलिमेंट ले लिया, पाइवट एलिमेंट मींस जो मेरा एक पॉइंटर है जिसको मैं भी कंसीडर कर रही हूँ। तो मैं क्या चेक कर रही हूँ कि मेरी ये कंडीशन तब तक चलती जाएगी जब तक मेरा लेस देन 80 नहीं, जब तक मेरा लेस देन 80 चल रहा है। तो सपोज करो नेक्स्ट एलिमेंट मैंने पिक किया 67, लेस देन 80 है, फाइन। तो मैंने आउटपुट क्या नोट कर ली, 67। फिर मैंने चेक किया 82। अब 82 क्या है, वो लेस देन 80 नहीं था। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, 80 मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा और मेरा पाइवट एलिमेंट 82 बन जाएगा। अब मैं नेक्स्ट कंपैरिजन क्या करूंगी, वो वाला कंपैरिजन कि जब तक मेरा 82 से स्मॉलेस्ट चल रहा है। अब यहाँ तक हो चुका था, तो उसके बाद क्या है 67 स्मॉलेस्ट था तो आपका यहाँ पे ऐड हो गया। फिर उसके बाद मैंने 80 नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया 82 के साथ, तो वो क्या था 91। अब 91 की इज ग्रेटर देन 82, इट इज नॉट लेस देन 82। तो मेरा 82 यहाँ पे आ जाएगा एंड हेयर आई विल गेट 91। नेक्स्ट क्या है 56, तो 56 इज लेस देन 91, तो वो मेरे पास यहाँ पे आ गया, फाइन। उसके बाद में क्या आ गया मेरे पास 89, इट इज अगेन लेस देन 91, तो मेरे पास क्या आ गया 89 यहाँ पे आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गए, वो सारे एलिमेंट आ गए जो स्मॉलेस्ट थे किसी एलिमेंट से। अब उसके बाद स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई करी है, दिस स्ट्रेटेजी इज अप्लाइड। तो आई हैव लेट मी मेक होल लिस्ट, दैट इज लेट मी नोट इट लाइक सेट। तो मैंने यहाँ पे सेट यूज किया, इसमें मैंने वैल्यूज डाली। फर्स्ट वैल्यू वाज 80 माइनस 67 comma 82, then next was 67 comma 91 comma 56 comma 89. this is my complete set। इस सेट में से मैंने ये ऑपरेशन चला दिया।
दिस सेपरेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, पूरे के पूरे सेट में से, पूरे के पूरे डेटा में से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। कौन से माइनस कर रहे हो, जो हमने लॉजिक लगाया था कि एक एलिमेंट को आप पिक करके उसके लेसर वाले इसके साथ कंपैरिजन करते हुए जा रहे हो, जो बचे उनकी आप लिस्ट बना रहे हो। अब जब मैं इस लॉजिकली जब मैं इसको कोड करूंगी, तो जब ये वाला सेट डिफरेंस ऑपरेशन रन होगा, मींस इसमें से ये माइनस करूंगी, व्हाट विल बी द आंसर, 91। तो इन दिस केस आई हैव फाउंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो ये मेरा हो गया मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी कंफ्यूजन इन दिस? हाँ जी, कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर हो गया कैसे वर्क हुआ ये एग्जांपल? मैम मैम यस मैम। मैम हाँ जी, यस यस बोलो। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड आउट करना है छोटा एलिमेंट, एक बार बेटा दोबारा दस दो। देखो, ये तो मेरा कंप्लीट सेट है, ठीक है। हाँ जी इसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक पाइवट एलिमेंट पिक कर लिया, फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि जब हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर्ड होता है तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंटर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो हाँ जहां जी पे हमारा पॉइंटर है हमने वो एलिमेंट पिक कर लिया। सपोज मेरे ठीक है पास ये मेरी वैल्यू आ गई P1, दैट इज पॉइंटर, ठीक है। तो ये ठीक है मेरा पॉइंटर है, मैंने क्या चेक किया, पॉइंटर की वैल्यू पिक करके पूरी लिस्ट के साथ कंपैरिजन करवाती गई, होल लिस्ट। तो हियर आई एम सेइंग ठीक है होल लिस्ट, ठीक है। तो मैंने ठीक है क्या मैम चेक किया, पॉइंटर की वैल्यू लेस देन होल लिस्ट पिक करी जा रही हो। जब तक ये पॉइंटर की वैल्यू जो है P1 जो एलिमेंट था, जब तक वो हाँ जी स्मॉल है आप उसको इस लिस्ट में नोट करी जा रही हो एक अलग सेट में। जब वो ग्रेटर हो ओके जाएगा तो आप स्वैप कर दोगे, ठीक है। तो वो स्वैप करके ओके आपके पास P1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर आ गया ना, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हाँ ग्रेटर जी वाली वैल्यू आपने पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर दी और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप ठीक है इसको देखो मैनुअल भी अगर आप स्कैन करोगे, आप अब भूल जाओ कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप फॉर द टाइमिंग ये देखो कि आप मैनुअली स्कैन कर रहे हो। तो आप स्कैन कैसे करोगे, पहले आपने ये देखा, आपको लगा स्मॉलर है, इससे 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 ग्रेटर है, स्मॉलर स्मॉलर, तो आपको जहां पे लगेगा आप चेंज करते जाओगे वैल्यू माइंड में, ठीक है। हाँ जी हाँ तो जी माइंड में चेंज कर रहे हो तो मैनुअल, अगर आप कंप्यूटराइज भी चेंज करोगे तो भी आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। हाँ जी तो वो चीज होगी। तो उसमें हमने क्या किया, एक जो कंप्लीट सेट था उसमें से हमने वो माइनस कर दिए जो हमने एक लिस्ट रिट्रीव करी थी स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स की, ठीक है। ठीक है तो वो हमें लास्ट में रिजल्टेंट क्या मिला, जो लार्जेस्ट था, ठीक है। अब ये हमारा बना लॉजिक। ठीक है इसी लॉजिक को हमने मैप कर दिया यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में। नाउ सी दिस क्वेरी। अब आपको ये क्वेरी बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब इसको देखो, इसमें जस्ट क्या है, अकाउंट मार्क्स की जगह पे अकाउंट बैलेंस कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करिए, इट सेज फाइंड दोज बैलेंसेस दैट आर नॉट लार्जेस्ट। हमने यही चीज करी थी, फाइंड दोज मार्क्स दैट वर नॉट हाईएस्ट, ठीक है। उसकी एक लिस्ट बना ली। फिर उसके बाद उसने क्या किया, रीनेम कर दिया। हमने उसको नेम दे दिया था N1, इजी रेफरेंस के लिए एक नेम दे दिया। तो अब उसको लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि रीनेम अकाउंट रिलेशन एज डी, सो दैट वी कैन कंपेयर ईच अकाउंट बैलेंस विद ऑल अदर्स, ठीक है। तो वो चीज कर दी। उसके बाद में क्या किया इन्होंने, यूज द सेट डिफरेंस, हमने भी वही चीज करी है अभी, ठीक है। यूज द सेट डिफरेंस टू फाइंड दोज अकाउंट बैलेंसेस दैट वर नॉट फाउंड इन द अर्लियर स्टेप। तो इस केस में इसको जब हम रिलेशनल अलजेब्रा में मैप करेंगे तो ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का सिंटैक्स होता है। तो इसमें क्या कर रही हो, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो रही है, उसी टेबल के साथ, क्योंकि एक ही टेबल पे है। जैसे आई टोल्ड यू कि अगर मार्क्स का कंपैरिजन करवाना है तो वो स्टूडेंट टेबल से ही मिल रहे हैं, स्टूडेंट टेबल के ही एक कॉलम का आप दोबारा से कंपैरिजन करवा रहे हो। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि स्टूडेंट इनटू स्टूडेंट। तो इस केस में बैलेंस की बात हो रही है, तो बैलेंस नाम का जो हमारे पास कॉलम था दैट एग्जिस्ट इन अकाउंट टेबल। सो अकाउंट का कंपैरिजन, अकाउंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ होएगी, अकाउंट के साथ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन अकाउंट। अब यहाँ पे रो डी का क्या मीनिंग था, जो भी आपने इस अकाउंट में से पिक किया उसको आपने रीनेम करके एक डी नाम के एट्रीब्यूट में उस टेबल को स्टोर कर दिया। दैट इज बीइंग डन एट दिस पॉइंट। जो आपको रिजल्ट आया उसको आपने यहाँ पे अकाउंट के साथ मैप कर दिया। नाउ सी, जो मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखी थी कि मैंने उसके में से डाटा को रिट्रीव किया, रीनेम करके N1 में लिख दिया, फिर मैंने स्टूडेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया N1 के साथ। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है, कि आपने लेट इट ओपन, सेम चीज यहाँ पे हुई है कि आपने यहाँ पे इसका कंपेरिजन इसका ज्वाइन कर दिया, रीनेम करके इसको इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ
परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आपने क्या चेक किया, सारे बैलेंसेस, क्योंकि वन बाय वन आप सारे मार्क्स चेक कर रहे थे, उनका कंपैरिजन कर रहे थे किसी एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो वही चीज आ गई कि आपने एक एक करके बैलेंस उठाया, उसका आपने कंपैरिजन करते गए, जो वो वैल्यूज आई वो आपको यहाँ पे मिल गई अकाउंट डॉट बैलेंस में। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, जो सारी वैल्यूज थी पूरे का पूरा सेट, दैट इज बैलेंस, रिट्रीव द बैलेंस फ्रॉम अकाउंट, सारी वैल्यूज आ गई, उनमें से आपने माइनस क्या कर दिया, जो आपने यहाँ पे वैल्यूज ली थी। तो आपकी ये क्वेरी फॉर्मेशन हो गई एंड यू गॉट द लार्जेस्ट बैलेंस। क्लियर? हाँ जी टेस्ट मैडम, हाँ जी। पेपर में बेटा किसी बच्चे ने क्वेश्चन में आपने ये क्वेरीज नहीं छोड़ के आनी है, दीज आर वेरी स्कोरिंग, ठीक है। तो रिमेम्बर, जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपको इसमें से अगर छोटी सी हल्की फुल्की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई है, हाफ मार्क्स कटेगा। बट अगर आपका ये क्वेरीज अटेम्प्ट करते हो, यू विल स्कोर 10 मार्क्स। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हो अटेम्प्ट, यू विल गेट 6 to 7 मार्क्स ओनली, फाइन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होती है, आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आफ्टर दैट वंस वी गेट ऑन ऑफलाइन मोड, ये हम दोबारा से सारी इस टाइप के टॉपिक्स को दोबारा से डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। सो इट सेज अ बेसिक एक्सप्रेशन इन द रिलेशनल अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग, एक रिलेशन होगा इन द डेटाबेस और एक कांस्टेंट रिलेशन होगा। सो जनरली वी राइट, ऐसे लिखते हो, एक्सप्रेशन 1 यूनियन एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्सप्रेशन 2, एंड यू कैन राइट, रीनेम कर लिया आपने एक्सप्रेशन को, जैसे हमने किया था कि अकाउंट्स रो डी, तो आप ये चीज भी कर सकते हो। आपने कंडीशन लिखी वेयर, वेयर कंडीशन में क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में क्या आ गया, कंडीशन लाइक आई हैव रिटन कि वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू CSE, तो वो मेरे पास यहाँ पे इस P की वैल्यू है, ठीक है, जो कंडीशन अप्लाई करता है। यू कैन राइट लाइक दिस के पाई S मीन्स, जो आप S क्या है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो आपने डिस्प्ले करवाने हैं। और इवन में क्या आ गई, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में एक सिंपल रिलेशन भी हो सकता है, दो रिलेशन की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकती है, वेयर कंडीशन भी हो सकती है, एक्सप्रेशन का साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो you can go means E simply stands for expression just like any expression in mathematics। और लास्ट हमारे पास क्या है, रो, दैट इज रीनेम, आपने रीनेम कर दिया, रो एक्स मीन्स आपने जो एक्सप्रेशन है उसको रीनेम कर दिया, एक्स के साथ एक्स आपने उसमें कोई नेम डिफाइन कर दिया। सो दिस इज सिंपल फॉर्मल डेफिनेशन, नथिंग एल्स। तो एडिशनल ऑपरेशंस जो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में है, दे आर सेट इंटरसेक्शन, नेचुरल जॉइन, डिवीजन ऑपरेशन इज देयर एंड योर असाइनमेंट ऑपरेशन इज देयर। तो सेट इंटरसेक्शन इज जस्ट रिवर्स टू यूनियन, दिस इज नथिंग एल्स। सिंपली इसमें क्या होता है कि कॉमन, आपको जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रिट्रीव होते हैं। सो वी सिंपली राइट आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। सो इनमें कॉमन आएगा, तो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एंड ओवर हियर, कि वो सारे टपल्स जो आर को भी बिलोंग करते हैं एंड एस को भी बिलोंग करते हैं। तो अगेन वी से कि दोनों में सेम एरिटी है, मींस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सेम है, एट्रीब्यूट्स ऑफ आर एंड एस जो है वो कंपैटिबल भी हैं। नाउ सिंपली वी कैन आल्सो से दिस कि आर इंटरसेक्शन एस इक्वल टू है आर माइनस एस में। अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, बिकॉज योर फर्स्ट MST विल बी मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ and they are starting from 23rd of September, 23rd, 24th, 25th September most probably will be your MSTs, so start preparing for your MSTs also। so इस केस में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो उस केस में आपको गिवन हो सकता है कि इज दिस ट्रू और फॉल्स। so if I write R intersection S, it means R minus S, ये सेम होता है, this is a mathematical notation for intersection, you have done in mathematics also, ठीक है। so set intersection is simply common, I think I need not to explain this, this is the simplest example। so next आ जाता है हमारे पास natural join, this is very important to understand। अब हमारे पास, हमने earlier we discussed Cartesian product and now we are talking about join। join जो हमारा होता है, it works similar to combine your Cartesian product, the only difference is जब आप Cartesian product परफॉर्म करते हो तो आपके पास बहुत सारे टपल्स रिटर्न्स होते हैं
उसके बाद में आप कंपैरिजन करके कॉमन पिक करते हो, आप इक्वालिटी यूज करते हो। बट अगर आप ज्वाइन यूज कर रहे हो तो आप सिंपली क्या लिखोगे, सपोज मुझे स्टूडेंट एंड डिपार्टमेंट टेबल को ज्वाइन करना है, आई विल सिंपली राइट स्टूडेंट ज्वाइन डिपार्टमेंट। उसके बाद में मुझे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्वाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो जब भी आपने ये वाला सिंबल यूज कर दिया, दिस सिंबल, दिस इज फॉर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन बेसिकली। तो अगर आपने ये वाली नोटेशन यूज कर ली, आर ज्वाइन ऐसा आपने लिख दिया, तो वो सबसे पहले इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, मींस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आर एंड एस की कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा। उसके बाद में जो उसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे उनका कंपैरिजन करके आपको मैचिंग वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा, आपको सेपरेटली कंपैरिजन नहीं करवाना पड़ेगा। फाइन। So here we say let and अगर if you are writing R natural join S, then it means R and S be the relations on schema R and S respectively. Then R and S is the relation on schema R union S, because obviously दो tables combine हो रहे हैं तो union तो perform हो ही रही है। तो here we say consider each pair of tuples TR, सारे आपने tuples ले लिए R के, TR means all the tuples, all the rows of R relation, ठीक है, and TS means all the tuples or you can say all the rows from S relation. So here we say if T and TR and TS have same value, अगर दोनों की वैल्यू कोई सेम है each attribute पे, तो हमारे पास क्या परफॉर्म हो रहा है, R intersection S then and add a tuple A to T to the रिजल्ट। तो उस केस में आप इसमें अगर कॉमन है ऑब्वियसली सेम है तो इंटरसेक्शन है, अगर नहीं सेम है तो क्या है, अगर सेम है या नहीं है, नहीं भी सेम है तो वो यूनियन से पिक होते हैं, इंटरसेक्शन वाले आपके कॉमन से पिक होते हैं, कॉमन वाले पिक करेगा। सो वी से टी हैज द सेम वैल्यू एज टी आर, तो उस केस में जो टपल होंगे टी आर की उनकी वैल्यू सेम होएगी, टी हैज द सेम वैल्यू ऑन टी एस ऑल्सो। सो दिस इज द एग्जाम्पल that will make these things clear to you. So here we are saying R एक रिलेशन है जिसमें ABCD एट्रीब्यूट्स है, S है इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स है E, B and D. Now we are having resultant schema. This is A, B, C, D, E. ठीक है, so your B was common, so it is written once. Your D was common, so again written once. तो दोनों को कंबाइन करके कितने टपल्स आएंगे जब आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, A, B, C, D, E, ठीक है। So here we are saying कि whenever we are performing R natural join S, it is defined as pi R dot A, R dot B, R dot C, R dot E, S dot E. What does it mean? Read the last line very carefully and tell me what is happening in this. Why we have written R dot A, R dot B, R dot C, R dot D, but S dot E? What does it mean? Hanji, any student? Ma'am, Yes. Because E belongs to set S. हाँ, E हमारे पास देखो E R सेट में नहीं है। Now in this case we are talking about tables, ठीक है। तो जो हमारे पास E एट्रीब्यूट है वो R टेबल में नहीं है, बट जो हमारे पास B एंड T है वो तो है, वो तो हमारे पास S में है। तो हमने यहाँ पे S डॉट B या S डॉट D क्यों नहीं लिखा, हमने R डॉट B एंड R डॉट D ही क्यों लिखा, हम ये भी तो लिख सकते थे ना S डॉट B, S डॉट D, क्योंकि B एंड D तो हमारे पास S में भी है और R में भी है, बट वी हैव रिटन R डॉट B एंड R डॉट D. Why so? Now let me tell you the logic behind this. बेटा जब भी आप ज्वाइन को परफॉर्म करोगे तो if I have written R join S, then it means this is my left table, this is my right table. तो जब आपने ज्वाइन परफॉर्म करना है तो जो आपका R टेबल होगा, ठीक है, पहले इसकी एक रो पिक होगी, इसकी रो के लिए S की सारी रोज पिक होंगी, उसके बाद R की सेकंड रो पिक होगी, S की सारी रोज पिक होंगी, फिर R की थर्ड रो पिक होगी, उसके साथ S की सारी रोज पिक होंगी, सो ऑन। इट मींस जो हमारा लेफ्ट रिलेशन होगा
लेफ्ट रिलेशन पे जो रोज हैं, जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उन पे फोकस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू एस, बिकॉज वी आर ओरिएंटेड, वी आर ज्वाइंस आर बेसिकली यू से लेफ्ट रिलेशन ओरिएंटेड, ठीक है। तो बी केयरफुल वेन एवर वी आर राइटिंग एस एंड एस नेचुरल ज्वाइन आर। नाउ सपोज मैंने ये लिख दिया कि एस नेचुरल ज्वाइन आर, मैंने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे मेरे पास क्या था, आर ज्वाइन एस। अगर मैं लिख दूं एस ज्वाइन आर तो डिफरेंस आएगा रिजल्ट में कोई? यस मैम। यस मैम, वो पहले बी और डी वो उसका लेगा एस सेट का। एनीवन एल्स? EBDAC मैम, EBDAC आएगा। अब आप ना एक चीज देखो, अगर मैंने आर ज्वाइन एस लिखा तो मेरे पास वैल्यूज क्या आई, ए बी सी डी ई। अगर मैं एस ज्वाइन आर लिखो तो भी तो ए बी सी डी ई आएगा। देन हाउ कैन यू से कि डिफरेंट आएंगी? डिफरेंट नहीं आएंगी, सेम आएंगी। चाहे आप आर यूनियन एस लिखो, सॉरी आर ज्वाइन एस लिखो, चाहे एस ज्वाइन आर लिखो, वैल्यूज सेम आएंगी, बट डिफरेंस क्या आएगा, क्वेरी की कॉस्ट पे। रिमेंबर, आई एम again and again repeating the term or calling the term cost of the query. Cost of the query means कि जो आपकी क्वेरी की कॉस्ट है वो नंबर ऑफ सीपीयू साइकिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट होती है। तो अगर मेरे पास आर टेबल की 10 रोज हो, एस टेबल की 100 रोज हो, तो कौन से गुड अप्रोच है? मैं लेफ्ट पे आर को लिखूं या लेफ्ट पे एस को लिखूं? व्हाट डू यू से, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? टेक द एग्जांपल, आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम सेइंग कि माय आर रिलेशन हैज 10 rows and my S relation has 100 rows. So what is the good approach? R join S ma'am. R join S or S R join S? joining R join S. R join S. How many of you says R join S? Write in the chat box. Hurry up. R join S or S join R. लिखो जरा chat box पे. I will check from there. Hurry up, write. All students must answer. I have got only 5 answers. "95 students are there, sorry, 94 students are there in the class, so I need 94 responses." Let me repeat again. मेरे पास R टेबल में 10 रोज हैं, जो मेरे पास S टेबल है उसमें 100 रोज हैं। जब भी मैं इसको ज्वाइन को परफॉर्म करती हूँ, द ज्वाइन इज बीइंग परफॉर्म्ड लाइक दिस कि R की फर्स्ट रो पिक होगी, उसके लिए S की सारी पिक होंगी, फेच होंगी मींस, और फिर R की सेकंड रो फेच होगी, S की सारी। जैसे आप लूप लिखते हो जब, ठीक है, जब आप लूप यूज करते हो, इनर नेस्टिंग ऑफ लूप्स करते हो उसके बेस पे, तो द करेक्ट आंसर इज यू शुड यूज R join S। और जो हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स होते हैं, ठीक है, दे सेज कि जो आपका लेफ्ट टेबल होता है, ठीक है, जो आपने ज्वाइन में लेफ्ट मोस्ट टेबल यूज करना है, उसका साइज अगर स्मॉल होगा तो आपकी क्वेरी की कॉस्ट लेस होगी। अगर आपके लेफ्ट साइड वाला जो टेबल होगा, ठीक है, तो उसमें जो क्वेरी की कॉस्ट, उसका साइज अगर बड़ा होगा तो आपका जो क्वेरी की कॉस्ट होएगी वो ज्यादा होएगी। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन रूल सेज कि योर लेफ्ट साइड टेबल should be smaller in size, it should have lesser number of rows as compared to right, ठीक है। तो उससे आपकी क्वेरी की कॉस्ट अफेक्ट करती है। और जो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, वी हैव रिटन कि r.a, r.b, r.c, r.d, s.e, और इसलिए हमने फोकस किया है कि लेफ्ट साइड के टेबल्स हैं, जो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट्स हैं वो पिक होंगे। जो आपका एट्रीब्यूट आपको लेफ्ट टेबल में नहीं मिलेगा, वो वाला आपका जो एट्रीब्यूट होगा वो आपका राइट टेबल से पिक होगा। फाइन।
सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द ज्वाइंस। ज्वाइन आपके ऐसे ही वर्क करते हैं। जब आप सीक्वल में ज्वाइंस लिखोगे, ज्वाइन यूज करके क्वेरीज लिखोगे, तो उस केस में जो आपकी रियल लाइफ वर्किंग होगी ज्वाइंस की, दैट विल बी लाइक दिस। अब आप जब आप ओरेकल में कोई क्वेरी लिखते हो, ठीक है, तो अगर आपने आर ज्वाइन एस लिखा है या एस ज्वाइन आर लिखा है, उस पे जो ओरेकल का इनबिल्ट क्वेरी ऑप्टिमाइजर है वो आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर देता है। व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ओरेकल अगेन एंड अगेन? बिकॉज ओरेकल हैज, अगर वो पेड सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली देयर आर सम फीचर्स दैट आर रियली ग्रेट, ठीक है, जिसलिए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और लोग उसको यूज कर रहे हैं। उसका क्वेरी ऑप्टिमाइजर जो है वो अपने आप इन चीजों को, आपकी क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर देता है। आपने अगर आर ज्वाइन एस लिखा है और क्वेरी जब ऑप्टिमाइज होगी, वो आपका एस ज्वाइन आर कर सकता है अगर उसको लगे कि उस वे से क्वेरी की कॉस्ट लेसर आएगी। तो इट इज बीइंग डन ऑटोमेटिकली बाय द क्वेरी ऑप्टिमाइजर। बट वी से बेस्ट अप्रोच टू राइट इज हम पहले ही क्वेरी को ऑप्टिमाइज करके लॉजिकली आंखें बंद करके क्वेरी ना लिखे, प्रॉपर्ली उसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करके फिर लिखें, ठीक है। देन वी से हियर वी से नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आ जाएगी इस क्वेरी के लिए, दैट विल बी वर्किंग ऑन दिस केस। आके आपका पहले ज्वाइन परफॉर्म हुआ, फिर उस पर कंपैरिजन किया, जो दोनों में कॉलम था बी कॉलम पे कंपैरिजन कर दिया और डी भी दोनों में कॉलम है तो कॉमन है, सॉरी। तो उस केस में आपके पास क्या है, वेयर आर डॉट बी इक्वल टू एस डॉट बी एंड आर डॉट डी इक्वल टू एस डॉट डी, क्योंकि दो कॉमन कॉलम थे तो दोनों पे कंपैरिजन कर दिया, तो यहाँ पे कंजंक्शन आ गई, एंड ऑपरेटर यूज हो गया और नेक्स्ट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका ज्वाइन ऑटोमेटिकली कर रहा है। सो सपोज दिस इज द ज्वाइन ऑपरेशन दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड इन आवर रिलेशन। वी आर हैविंग 4 कॉलम्स A B C D. In S relation we are having 3 columns B D and E, जिनमें कोई डमी वैल्यूज इंसर्टेड है। तो जब R join S परफॉर्म होगा, so we will get all the common columns that is A B C D E, और उनमें कंपैरिजन होके B and D पे कंपैरिजन होके जो आपकी वैल्यूज आएंगी that will be retrieved, ठीक है। clear that operator? So next we have division operator. So division operator आपका कैसे वर्क करता है? If I write R division S, then how is it working? It says it's suited to the queries that include the phrase for all. अगर आपकी क्वेरी में कहीं ऐसे लिखा हो कि for all students get the results, ठीक है, जहाँ फिर उसमें लिखा हो for all, मीन्स अगर उसमें for all वर्ड यूज होता है, for all वर्ड को हम प्रेपोजिशनल कैलकुलस में जब डिस्कस करते हैं वी कॉल इट यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। इन अदर टर्म्स, इफ वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ प्रेपोजिशनल कैलकुलस, देन वी से दैट इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यू कैन कॉल इट फॉर ऑल फ्रेज, और यू कैन कॉल इट यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो अगर आपके पास क्वेरी में कहीं पे फॉर ऑल यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप डिवीजन ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर हाउ इट इज वर्किंग। इट सेज let and R and S be the relations on schema R and S respectively, where value of R is this and value of S is this, then the division operator will work like this. It is performing R minus S, means ये वाला आपका कट जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा। ऑब्वियसली डिवीजन ही परफॉर्म कर रहा है, जो आपका सेट डिफरेंस टाइप से वर्क कर रहा है आपका जो डिवीजन होता है, जो कॉमन होगा। लाइक अगर मैं लिखूं 25 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर भी 5 आ जाएगा डिवाइड करके, ठीक है। तो 5 बैलेंस बचा। तो अगर मेरे पास ये रिलेशनल अलजेब्रा की डिवीजन होती तो मेरे पास ये कॉमन थे B1 से लेके Bn, तो यहाँ से जो कट जाएंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, A1 से लेके AM तक। तो ऑब्वियसली आउटपुट सेम ही आ रही है, उसी टाइप से जैसे आपके पास आ रहा हो कि R माइनस S। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कि R डिवीजन S is working like R minus S, बट हमें R डिवीजन S की रिक्वायरमेंट होती है। रीजन क्या है, अगर मेरे पास क्वेरी में फॉर ऑल वर्ड आ गया तो वहां पे आप सेट डिफरेंस नहीं यूज करोगे। आई एम अगेन रिपीटिंग कि चाहे आपको आउटपुट एंड रिजल्ट सेम दिखे, बट स्टिल बी केयरफुल, अगर आपकी क्वेरी में फॉर ऑल कीवर्ड आ गया, then you will not use set difference operator, you will be using the division operator in that case, like this R division S. So it is working like this,
कि r माइनस एस करके r में से, एंड यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर दैट इज फॉर ऑल यू। ये वाला टर्मिनोलॉजी है ना जो आपका ये वाला पार्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये टप्पल रिलेशनल कैलकुलस है। जब हम इसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा के बाद टप्पल रिलेशनल कैलकुलस परफॉर्म करेंगे तो हम इसी पॉइंट पे वर्कआउट करेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो ये टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ पे यूज करी है, ये सिंबल यूज किया है, ये यूज किया है, ये यूज किया है, इसका क्या मीनिंग है। दीज आर अगेन इजी टू अंडरस्टैंड, लिटिल बिट सिंटैक्स इज देयर, बट जो आपका रिलेशनल कैलकुलस होता है उसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता, वो नॉन प्रोसीजरल है, ठीक है। तो उस केस में ये सिंटैक्स आता है। तो हियर वी से कि TU का क्या मीनिंग है, कॉन्केटिनेशन ऑफ दिस सिंबल्स। तो डिवीजन ऑपरेटर इज वर्किंग लाइक दिस, आपके पास ये आर टेबल है, ये एस है, इस पे जब आप डिवीजन परफॉर्म करोगे यू विल गेट आउटपुट लाइक दिस ओनली। So this is again one more example, you can go through these examples, I have shared the PPTs with you. So if you have any doubt then you can ask me. Now let us I think this is enough for today, we can start with this topic tomorrow onwards. Still if you have any confusion, let me take your doubts now. If you have any doubt then you can ask, otherwise it will be overburden to you. So let's bind up for